नमस्कार। आज हम उत्तरी अफ्रीका के एक ऐसे देश पर बात कर रहे हैं जहां से आप सोचिए आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी लहर उठी थी। अरब स्प्रिंग। हाँ। ये वही जगह है जो कभी शक्तिशाली कार्थेज साम्राज्य का मतलब केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। और हाँ, फिल्मों के शौकीनों के लिए जो मशहूर स्टार वॉर्स है ना, उसके कुछ सीन भी यहीं शूट हुए थे। अरे हाँ, ये बात तो है। हम बात कर रहे हैं ट्यूनेशिया की। भूमध्य सागर के किनारे बसा है ये देश। साइज में शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजन है वो कहीं ज्यादा है। और आज हमारी कोशिश मतलब यही है कि ट्यूनेशिया के इन अलग अलग पहलुओं को जरा समझें। इसके हजारों साल पुराने इतिहास से लेकर वो जो 2011 की क्रांति हुई उसके बाद का जो इसका सफर रहा है वो सब। हाँ, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, दुनिया में इसकी जगह क्या है। बिल्कुल। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं हम कोशिश करेंगे कि उनसे सबसे अहम और दिलचस्प बातें आपके सामने लाएं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ट्यूनेशिया की कहानी में वाकई कई परतें हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से, है ना। जैसा आपने कहा, ये उत्तरी अफ्रीका में है, भूमध्य सागर के ठीक किनारे। हम्म। पश्चिम में इसके अल्जीरिया लगता है, दक्षिण पूर्व में लीबिया, और फिर उत्तर और पूर्व में तो पूरा का पूरा भूमध्य सागर ही है। राजधानी ट्यूनिस है और एरिया करीब 1,63,000 वर्ग किलोमीटर। आबादी भी मतलब 1.25 करोड़ के आसपास। तो एक ठीक ठाक साइज का देश कह सकते हैं हाँ, हम। और ये लोकेशन, ये इसकी किस्मत की चाबी रही है, ऐसा कह सकते हैं। भूमध्य सागर पर होने की वजह से ये यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इनके बीच व्यापार और संस्कृतियों के लेन देन का एक बड़ा चौहा बन गया सदियों से। इतिहास तो बहुत ही गहरा है इसका। प्राचीन काल में वो मशहूर कार्थेज साम्राज्य, हाँ, कार्थेज बहुत शक्तिशाली। रोमनों के साथ जो उनकी टक्कर थी वो प्यूनिक वॉर्स, वो तो मतलब इतिहास में पढ़ते ही हैं हम। हाँ, भूमध्य सागर पर दबदबे की लड़ाई थी वो, रोम और कार्थेज के बीच। अच्छा। और फिर जब कार्थेज हार गया तो ट्यूनीशिया रोमन साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया काफी वक्त तक। उसके बाद उसके बाद बिज़ान्टीन साम्राज्य का दौर आया, और फिर 7वीं सदी के आसपास अरबों के आने से यहाँ इस्लाम और अरबी संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत हुईं, और वो असर तो आज तक दिखता है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 16वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का असर, हाँ, ऑटोमन प्रभाव रहा काफी समय। और फिर 1881 में फ्रांस का कब्जा हो गया। ये फ्रांसीसी राज लगभग 75 साल चला। सही कहा। और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद 1956 में ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी मिली। हबीब बुर्गुइबा पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने कई मॉडर्न सुधार भी शुरू किए थे, खासकर समाज और शिक्षा में। और यहीं से मतलब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। 2011 में जो अरब स्प्रिंग की आंधी उठी उसकी शुरुआत तो यहीं ट्यूनीशिया से हुई थी। बिल्कुल। वो एक फल बेचने वाले थे, मोहम्मद बुआजीजी। हाँ हाँ। उनके आत्मदाह ने वो चिंगारी भड़काई जिसने ना सिर्फ ट्यूनीशिया में बरसों पुराने शासन को उखाड़ फेंका, बल्कि पूरे अरब जगत में बदलाव की एक जबरदस्त लहर दौड़ा दी। तो वाकई एक ऐतिहासिक पल था। यकीनन। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा देश भी दुनिया की इतनी बड़ी घटनाओं का केंद्र बन सकता है। उस क्रांति ने ट्यूनीशिया को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ला दिया, लोकतंत्र की राह पर। पर यह सवाल भी उठता है कि यहाँ ये बदलाव कुछ हद तक कामयाब क्यों रहा, जबकि कई और जगहों पर हालात बिगड़ गए। हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद यहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी वो काफी मजबूत थी और सेना ने राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए रखी। ये कुछ वजह हो सकती हैं। अच्छा, तो उस क्रांति के बाद अब वहाँ सरकार कैसे चलती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्यूनीशिया अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ, सिस्टम में एक राष्ट्रपति होते हैं जो देश के प्रमुख हैं, और एक प्रधानमंत्री जो सरकार चलाते हैं। 2011 की क्रांति के बाद से ही देश लगातार कोशिश कर रहा है लोकतंत्र को मजबूत करने की। हालांकि ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। काफी उतार चढ़ाव आए हैं, राजनीतिक अस्थिरता भी रही है, लेकिन हाँ, एक नया संविधान अपनाया गया जो लोगों के अधिकारों और आजादी की गारंटी देता है। भाषा और धर्म के बारे में क्या स्थिति है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है शायद। अरबी ऑफिशियल है, बिल्कुल। पर क्योंकि फ्रांस का शासन रहा है इतने साल, इसलिए फ्रेंच भाषा भी आप देखें तो पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, सरकारी कामकाज में खूब चलती है।
अच्छा, तो उस क्रांति के बाद अब वहाँ सरकार कैसे चलती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्यूनीशिया अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ, सिस्टम में एक राष्ट्रपति होते हैं जो देश के प्रमुख हैं और एक प्रधानमंत्री जो सरकार चलाते हैं। 2011 की क्रांति के बाद से ही देश लगातार कोशिश कर रहा है लोकतंत्र को मजबूत करने की। हालांकि ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, काफी उतार चढ़ाव आए हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी रही है, लेकिन हाँ, एक नया संविधान अपनाया गया जो लोगों के अधिकारों और आजादी की गारंटी देता है। भाषा और धर्म के बारे में क्या स्थिति है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है शायद। अरबी ऑफिशियल है बिल्कुल, पर क्योंकि फ्रांस का शासन रहा है इतने साल, इसलिए फ्रेंच भाषा भी आप देखें तो पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, सरकारी कामकाज में खूब चलती है। कुछ लोग बर्बर भाषाएं भी बोलते हैं। और जहां तक धर्म की बात है, इस्लाम राजधर्म है, ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि संविधान एक तरह से सेकुलर सिद्धांतों को भी जगह देता है और दूसरे धर्मों को मानने की आजादी है। ये बात वाकई ध्यान देने वाली है, खासकर इस क्षेत्र को देखें तो। और यहीं एक और खास बात है, ट्यूनीशिया को अक्सर अरब दुनिया में शिक्षा और खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के मामले में काफी आगे माना जाता रहा है। हाँ, आजादी के फौरन बाद 1956 में ही वहां कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस जैसा एक कानून आया था, जिसने महिलाओं को तलाक, शिक्षा, इन जैसे कई अधिकार दिए। ये उस वक्त मतलब कई पड़ोसी देशों में सोचना भी मुश्किल था। तो ये प्रगतिशील सोच ट्यूनीशिया की पहचान का एक हिस्सा रही है। बिल्कुल। हालांकि जमीनी हकीकत हमेशा सीधी नहीं होती, चुनौतियां वहां भी हैं, लेकिन ये पहलू अहम है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पे नजर डालते हैं। करेंसी तो ट्यूनीशियन दिनार है, टीएनडी। कमाई के मुख्य जरिए क्या है वहाँ? ट्यूनीशिया की इकोनॉमी कई चीजों पर टिकी है। एक तो टूरिज्म, वो एक बहुत बड़ा पिलर है। हाँ, वो खूबसूरत समुद्री किनारे, ऐतिहासिक जगह है। बिल्कुल, लाखों सैलानी आते हैं हर साल। टूरिज्म के अलावा? खेती भी अहम है, और खेती में सबसे खास है जैतून का तेल। अच्छा, ट्यूनीशिया दुनिया के टॉप जैतून तेल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसके अलावा खजूर, संतरे जैसे फल भी होते हैं। और इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज में देखें तो फॉस्फेट की माइनिंग का नाम आता है, और कपड़ा उद्योग भी काफी बड़ा है। बहुत सी यूरोपियन कंपनियां अपने कपड़े वहीं बनवाती हैं। लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया, 2011 की क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ा होगा। स्रोत बताते हैं कि चुनौतियां बढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल, क्रांति के बाद जो एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, उसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हुई, बेरोजगारी बढ़ी, खासकर नौजवानों में ये एक बड़ी समस्या है। सरकार IMF वगैरह की मदद से आर्थिक सुधारों की कोशिश तो कर रही है, जैसे सरकारी खर्च कम करना, बिजनेस के लिए माहौल बेहतर बनाना, लेकिन ये चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। टूरिज्म पर भी असर पड़ा होगा बीच में। हाँ, सुरक्षा कारणों से टूरिज्म भी काफी प्रभावित हुआ था। अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन ये निर्भरता जो है टूरिज्म पर, वो इकोनॉमी को थोड़ा नाजुक भी बनाती है। तो मतलब मिलीजुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन टूरिज्म और कुछ खास एक्सपोर्ट्स जैसे जैतून तेल और फॉस्फेट पर काफी निर्भरता दिखती है। हाँ, और अस्थिरता का असर सीधे इन पर पड़ता है। अब बात करते हैं संस्कृति और विरासत की। कहा जाता है कि यहाँ अरब, बर्बर और यूरोपीय कल्चर का एक बड़ा दिलचस्प मेल है। एकदम सही। हजारों साल से जो अलग अलग सभ्यताएं यहाँ आईं और गईं, उन्होंने टूनीशिया के कल्चर को बहुत रंगीन बना दिया है। कैसे? मतलब कहाँ दिखता है ये? ये यहाँ के संगीत में सुनाई देता है। पारंपरिक अरबी धुनें तो हैं ही, साथ में स्पेन के अंदालुसी संगीत का असर है, स्थानीय बर्बर संगीत का असर है। पहनावे में भी, जैसे जब्बा जैसी पारंपरिक पोशाकें आज भी पहनी जाती हैं। और खाना? ट्यूनीशियाई खाने की बात हो और कुसकुस का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हाँ बिल्कुल। कुसकुस तो वहाँ का एक तरह से नेशनल डिश है ही। सूजी के छोटे दाने होते हैं, स्टीम करके सब्जी या मीट या मछली के साथ परोसा जाता है। और वो हरीसा? हाँ, हरीसा, वो तीखी मिर्च और मसालों की पेस्ट, वो तो लगभग हर खाने के साथ थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती ही है। इसके अलावा ब्रिक होती है, एक तली हुई पेस्ट्री, और ताजीन, एक तरह का स्टू जो धीमी आंच पर पकाया जाता है। और क्योंकि भूमध्य सागर किनारे है, तो सी फूड भी जाहिर है खूब मिलता है। ऐतिहासिक जगहों की तो जैसे यहाँ भरमार है। कार्थेज के खंडर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उस पुराने साम्राज्य की भव्यता की कहानी कहते हैं। बिल्कुल, कार्थेज तो है ही। फिर केरोवान शहर भी बहुत अहम है, उसे इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। और वहाँ की मस्जिद? हाँ, केरोवान की शानदार जामा मस्जिद, वो दुनिया भर में मशहूर है, वो भी यूनेस्को लिस्ट में है। और रोमन दौर की निशानियां भी कम नहीं है। डुगा एक पूरा रोमन शहर है जिसके अवशेष है,
और खासकर एलजेम का वो विशाल एम्फी थिएटर। हाँ, एल्जम। कहते हैं रोम के कोलोसियम के बाद दुनिया के सबसे बड़े और अच्छी हालत में बचे एम्फी थिएटर्स में से एक है। बिल्कुल, वो रोमन इंजीनियरिंग का एक कमाल है वाकई। वहां खड़े होकर आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं जब हजारों लोग वहां ग्लैडिएटर की लड़ाइयां देखने आते होंगे। ये सारी जगहें ट्यूनिशिया के गहरे और मिले जुले इतिहास की गवाह हैं। और हाँ, वो मजेदार बात जो हमारे श्रोताओं में भी थी, स्टार वॉर्स फिल्मों के जो दीवाने हैं उनके लिए ट्यूनिशिया एक खास जगह है। हाँ, फिल्म का वो रेगिस्तानी ग्रह है टैटूइन, वो असल में यहीं के रेगिस्तानी इलाकों में फिल्माया गया था। कहते हैं कुछ सेट तो आज भी वहां मौजूद हैं। ये वाकई एक दिलचस्प कनेक्शन है, मॉडर्न पॉप कल्चर को इस पुरानी धरती से जोड़ता है। तो अगर हम टूरिज्म के नजरिए से देखें तो ये ऐतिहासिक धरोहरें, भूमध्य सागर के सुंदर बीच और फिर सहारा रेगिस्तान का अनुभव, ऊंट सफारी वगैरह, हाँ, ये सब मिलकर ट्यूनीशिया को एक बड़ा आकर्षक डेस्टिनेशन बनाते हैं। कैरोवान, कार्थेज, एलजेम जैसी जगहें इसीलिए बार बार सामने आती हैं क्योंकि ये टूरिज्म का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और टूरिज्म यहाँ सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। बीच पर आराम करने वाले भी हैं, रेगिस्तान में एडवेंचर करने वाले भी, और हजारों साल पुराने इतिहास को देखने वाले भी। सबके लिए कुछ न कुछ है। अब आते हैं दुनिया के मंच पर ट्यूनीशिया की भूमिका पर। ये किन बड़े ग्रुप्स का हिस्सा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ट्यूनीशिया अफ्रीकी संघ का मेंबर है, अरब लीग का मेंबर है और यूनाइटेड नेशंस का भी एक्टिव मेंबर है। और यूरोप से रिश्ते? यूरोपियन यूनियन के साथ इसके रिश्ते काफी गहरे हैं, खासकर फ्रांस और इटली के साथ। व्यापार भी है, राजनीतिक संबंध भी हैं। अमेरिका के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात हैं, खासकर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मदद के मामलों में। और वो जो अरब स्प्रिंग वाली बात थी, उसके बाद से दुनिया इसे किस नज़र से देखती है? आपने इशारा किया था कि इसे एक तरह की कामयाबी माना गया। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अरब स्प्रिंग के बाद दुनिया भर में ट्यूनीशिया को लोकतंत्र की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ने वाले एक मॉडल की तरह देखा गया। अच्छा, क्यों? इसलिए खास था क्योंकि जहां कई दूसरे देशों में क्रांति के बाद हिंसा हुई या और ज्यादा अस्थिरता आ गई, वहीं ट्यूनीशिया ने तमाम मुश्किलों और राजनीतिक खींचतान के बावजूद एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया और कई बार सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफर भी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूनीशिया सिर्फ अपने पुराने इतिहास या सुंदर नज़ारों के लिए ही अहम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज के दौर में अरब दुनिया में लोकतंत्र की एक उम्मीद, स्थिरता की कोशिश और एक प्रगतिशील समाज की झलक के तौर पर भी इसकी एक खास अहमियत है। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि शायद इस्लाम और लोकतंत्र साथ साथ चल सकते हैं। कम से कम ट्यूनीशिया ने ये कोशिश की है और ये बाकी अरब देशों के लिए भी एक सोचने का बिंदु रहा है। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा है, ये सफर सीधा और आसान बिल्कुल नहीं रहा है और नहीं है। देश अब भी गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हो पाती हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो हमने आज देखा कि कैसे ट्यूनीशिया, उत्तरी अफ्रीका का ये देश, अपने गहरे इतिहास, कार्थेज और रोम से लेकर अरब, ऑटोमन, फ्रेंच दौर तक अपनी मिली-जुली संस्कृति और खासकर 2011 की क्रांति के बाद जो इसका एक लोकतांत्रिक सफर शुरू हुआ, इन सब की वजह से दुनिया में एक खास जगह रखता है। हाँ, कई पहलू हैं इसके। लेकर पर्यटन तक इसकी अपनी आर्थिक पहचान है, कई मायनों में एक अनोखा देश है। और यहीं से वो अहम सवाल खड़ा होता है कि भविष्य में ट्यूनीशिया अपनी इस खास पहचान को, इन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखते हुए जो मौजूदा आर्थिक दबाव हैं, जो आस पड़ोस में अस्थिरता है, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये देश अपनी हजारों साल की विरासत और आज की जो लोकतांत्रिक उम्मीदें हैं, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाता है। क्या ये अरब जगत में लोकतंत्र के एक छोटा सा ही सही पर मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी जगह बना पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये थी ट्यूनीशिया पर हमारी आज की गहरी नजर।